नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया की तारीख का एक ऐसा वाकया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। वो हुकूमत का एक ऐसा फैसला था जिसके तहत लाखों ऊंटों को गोली मारने का हुक्म दिया गया। ये सुनकर शायद बहुत से लोगों को अजीब लगे कि एक ऐसा जानवर जो सहरा का जहाज कहलाता है और जिसे हम बर्दाश्त और ताकत की अलामत समझते हैं, उसे इस बेदर्दी से खत्म करने की नौबत क्यों आई। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, बल्कि ये मसला पिछले कई सालों से चल रहा है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी और संगीन वजह छुपी हुई है जिसे समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आमतौर पर जब हम ऑस्ट्रेलिया का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में कैंगरू या कोआला बेयर आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के सबसे ज्यादा जंगली ऊंट पाए जाते हैं। इनकी तादाद इतनी बढ़ चुकी है कि ये वहां के माहौल, मकामी लोगों और दूसरे जानवरों के लिए जिंदगी और मौत का मसला बन चुके हैं। हुकूमत को मजबूरन हेलीकॉप्टर्स के जरिए शार्प शूटर्स यानी निशाना बाजों को भेजना पड़ा ताकि वो बुलंदी से इन ऊंटों को निशाना बना सके और इनकी आबादी को कम किया जा सके। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये ऊंट वहां कैसे पहुंचे और नौबत कत्ले आम तक क्यों आई। नाज़रीन, इस कहानी का आगाज 19वीं सदी में होता है, जब ऑस्ट्रेलिया अभी तामीर के मराहिल में था। ऑस्ट्रेलिया का दरमियानी हिस्सा एक बहुत बड़ा और खौफनाक सहरा है जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं होता और वहां का दर्जा हरारत भी बहुत ज्यादा होता है। उस वक्त ना तो वहां सड़कें थीं, न ट्रेन की पटड़ी और ना ही गाड़ियां इजाद हुई थी। अंग्रेजों को इस सहरा को अबूर करने और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किसी ऐसी सवारी की जरूरत थी जो भूख और प्यास बर्दाश्त कर सके और भारी बोझ उठाकर रेत पर मीलों चल सके। घोड़े इस काम के लिए नाकाम साबित हुए। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और मशरक़ वुस्ता से ऊंट मंगवाने का फैसला किया। सन 1840 से लेकर अगली कई दहाइयों तक हजारों की तादाद में ऊंट ऑस्ट्रेलिया लाए गए। इनके साथ इनको संभालने वाले भी आए जिन्हें वहां अफगानी कहा जाता था। हालांकि इनमें से बहुत से लोग मौजूदा पाकिस्तान और भारत के इलाकों से ताल्लुक रखते थे। दोस्तों, इन ऊंटों ने ऑस्ट्रेलिया की तरक्की में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा किया। रेल की पटड़ी बिछानी हो, टेलीग्राफ के खंभे लगाने हो या दूर दराज के देहातों तक राशन पहुंचाना हो, यह सारा काम इन्हीं ऊंटों की मदद से लिया गया। फिर 20वीं सदी आई और दुनिया बदल गई। इंजन इजाद हो गए, गाड़ियां आ गई और ट्रेन का निजाम मुकम्मल हो गया। अब जैसे ही मशीनों ने ट्रांसपोर्ट का निजाम संभाला, ऊंटों की जरूरत खत्म हो गई। अब इन ऊंटों के मालकान के पास दो रास्ते थे, या तो वो इन ऊंटों को मार देते या फिर इन्हें खुला छोड़ देते। ज्यादातर लोगों ने दूसरा रास्ता चुना और अपने ऊंटों को ऑस्ट्रेलिया के वसीओ अरीज सहराओं में आजाद छोड़ दिया। और यही वो पॉइंट था जहां से उस तबाही का आगाज हुआ जिसका सामना आज भी ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। उन ऊंटों को वहां का माहौल बहुत रास आया। ऑस्ट्रेलिया में ऊंट का कोई कुदरती शिकारी जानवर मौजूद नहीं है। जैसे अफ्रीका या एशिया में शेर, चीते या भेड़िए होते हैं जो जानवरों की आबादी को कंट्रोल में रखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई जानवर नहीं जो एक बड़े ऊंट का शिकार कर सके। इसका नतीजा ये निकला कि इनकी आबादी तेजी से बढ़ने लगी। साइंसदानों के मुताबिक हर 8 या 9 सालों में इन जंगली ऊंटों की तादाद दुगनी हो जाती है। देखते ही देखते इनकी तादाद हजारों से लाखों में पहुंच गई और अब एक अंदाजे के मुताबिक वहां 10 लाख से भी ज्यादा जंगली ऊंट मौजूद हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये ऊंट वहां मसला क्यों बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया का मौसम बहुत सख्त है और अक्सर वहां खुश्क साली रहती है। जब बारिशें नहीं होती और पानी की कमी होती है तो ये लाखों ऊंट पानी की तलाश में आबादियों का रुख करते हैं। ऊंट की एक खासियत यह है कि ये पानी की बू को मीलों दूर से सूंघ लेता है। जब ये प्यासे होते हैं तो ये किसी भी चीज को नहीं देखते। ये मकामी लोगों के घरों में घुस जाते हैं, एयर कंडीशनर्स के पाइप तोड़कर उनमें से पानी पीने की कोशिश करते हैं और यहां तक कि बाथरूम की टैंकियों को भी नहीं छोड़ते। ऑस्ट्रेलिया के मकामी बाशिंदे, जिन्हें इबो रीजनल कहा जाता है, वो उन इलाकों में रहते हैं जहां पानी पहले ही बहुत कम होता है। जब ऊंटों का ये लश्कर वहां पहुंचता है तो वो न सिर्फ इनका बचा कुचा पानी पी जाते हैं बल्कि कुओं और तालाबों को भी गंदा कर देते हैं, जिससे पानी पीने के काबिल नहीं रहता। इसके अलावा ये ऊंट मकामी पौधों और दरख्तों को भी खाते हैं, जिससे वहां के माहौलियाती निजाम को शदीद नुकसान पहुंच रहा है।
छोटे जानवरों और परिंदों के लिए खुराक और पानी नहीं बचता, जिसकी वजह से कई नायाब जानवरों की नस्लें खत्म होने के खतरे से दो चार हैं। साल 2019 और 20 में ऑस्ट्रेलिया में शदीद गर्मी पड़ी और तारीख की बदतरीन आग लगी। पानी की किल्लत इतनी बढ़ गई कि हुकूमत के लिए इंसानों और ऊंटों में से किसी एक को चुनना जरूरी हो गया। जनूबी ऑस्ट्रेलिया के इलाके में कबायली रहनुमाओं ने हुकूमत से अपील की कि इन ऊंटों ने इनका जीना हराम कर दिया है। ऊंट प्यास की शिद्दत से इतने निढाल और पागल हो चुके थे कि वो सड़कों पर मर रहे थे और इनकी लाशों से बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया था। वो गाड़ियों से टकरा रहे थे और बाड़े तोड़ तोड़ कर खेतों को तबाह कर रहे थे। इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया। यह फैसला जज्बाती नहीं बल्कि मजबूरी का था। इस ऑपरेशन के तहत माहिर निशानाबाजों को हेलीकॉप्टर्स में बिठाया गया ताकि वो ऊपर से ऊंटों के रेवड़ को देख सके और इन्हें गोली मार सके। एक हफ्ते के अंदर 10,000 से ज्यादा ऊंटों को मार दिया गया। यह मंजर यकीनन तकलीफ दे था, लेकिन हुक्काम का कहना था कि अगर ऐसा न किया जाता तो ये ऊंट वैसे भी प्यास से तड़प तड़प कर मरते और साथ में दूसरे जानवरों और इंसानों के लिए भी पानी खत्म कर देते। नाज़रीन, बहुत से लोगों के जहनों में यह सवाल भी आता है कि अगर ऊंट इतनी बड़ी तादाद में थे तो इन्हें मारने की बजाय किसी और मुल्क को बेच क्यों नहीं दिया गया, या फिर इनका गोश्त इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। यह सवाल बज़ाहिर बहुत मंतकी लगता है, लेकिन अमली तौर पर यह काम इंतहाई मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया का सहरा इतना बड़ा है कि इसका रकबा कई ममालिक के बराबर है। वहां न सड़कें हैं और न ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर। इन जंगली ऊंटों को पकड़ना, इन्हें ट्रकों में लादना और फिर बंदरगाह तक पहुंचाना इतना महंगा पड़ता है कि कोई भी ताजिर यह सौदा करने को तैयार नहीं होता। एक जंगली ऊंट को पकड़कर ले जाने का खर्चा उसकी असल कीमत से कई गुना ज्यादा है। इसके अलावा ये जानवर जंगली हैं, ये पालतू नहीं है कि आसानी से काबू में आ जाए। इनको पकड़ने के दौरान इंसानों की जान जाने का खतरा भी होता है। माजी में कोशिश की गई कि इनका गोश्त मशरिक़ वुस्ता के ममालिक को बरामद किया जाए, लेकिन डिमांड इतनी कम थी और लागत इतनी ज्यादा कि ये कारोबार नहीं चल सका। इसलिए हुकूमत के पास इन्हें मारने के अलावा कोई और आसान और फौरी हल मौजूद नहीं था। एक और तजवीज ये भी दी गई कि इन ऊंटों की नस्बंदी कर दी जाए ताकि इनकी आबादी न बढ़े, लेकिन जैसा कि पहले बताया गया कि सहरा की वुसअत इतनी ज्यादा है कि हर ऊंट को तलाश करना और उसे दवाई देना या इंजेक्शन लगाना नामुमकिन है। अगर कुछ ऊंट छूट भी जाएं तो वो दोबारा अपनी आबादी तेजी से बढ़ा लेते हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर कत्ल ही वो वाहिद तरीका था जिसे फौरी तौर पर लागू किया जा सकता था। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत के लिए यह फैसला आलमी सतह पर बदनामी का बायस भी बना। जानवरों के हकूक की तंजीमों ने इस पर शदीद तनकीद की और कहा कि यह जुल्म है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के माहौलियाती माहिरीन का कहना है कि हमने ये फैसला जज्बात में आकर नहीं किया बल्कि आदाद शुमार की बुनियाद पर किया है। एक ऊंट सालाना टनों के हिसाब से मीथेन गैस खारिज करता है, जो कि गाड़ियों के धुएं से भी ज्यादा खतरनाक है और ग्लोबल वार्मिंग का बायस बनती है। यानी ये ऊंट ना सिर्फ जमीन पर पानी खत्म कर रहे हैं बल्कि फिजा को भी आलूदा कर रहे हैं। दोस्तों, अब इस सारे मामले में एक और अहम पहलू भी है कि ऊंटों की लाशों का क्या किया जाता है। जब हेलीकॉप्टर से इन्हें मारा जाता है तो अक्सर लाशें वहीं सहरा में गलने सड़ने के लिए छोड़ दी जाती हैं। चूंकि इलाका वीरान होता है, इसलिए वहां बीमारी फैलने का खतरा कम होता है और ये लाशें सहरा की रेत में खुश्क होकर खत्म हो जाती हैं। कुछ जगहों पर जहां आबादी करीब हो, वहां इन लाशों को इकट्ठा करके जला दिया जाता है या दफन कर दिया जाता है ताकि ताफुन न फैले। यह सारा अमल इंतहाई महंगा है और ऑस्ट्रेलिया के टैक्स दहिंदगान का करोड़ों डॉलर इस काम पर खर्च होता है। यह बात भी काबिल गौर है कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ ऊंटों के खिलाफ ही नहीं बल्कि वहां जंगली बिल्लियां, खरगोश और लोमड़ियां भी लाखों की तादाद में मार दी जाती हैं, क्योंकि ये सब बाहर से लाए गए जानवर हैं जिन्होंने वहां के मकामी माहौल का तवाजुन बिगाड़ दिया है। ऑस्ट्रेलिया की अपनी नायाब जंगली हयात जैसे कि छोटे कैंगरू और दूसरे दूध पिलाने वाले जानवर इन हमला आवर जानवरों की वजह से खत्म हो रहे हैं। इसलिए हुकूमत की तरजीह अपने मुल्क के असली जानवरों को बचाना है, ना कि बाहर से लाए गए उन जानवरों को जो अब एक आफत बन चुके हैं। मुआज़िज़ दोस्तों, ये मसला हमें एक बहुत बड़ा सबक भी देता है
کہ انسان جب بھی قدرت کے کاموں میں مداخلت کرتا ہے تو اس کے نتائج کتنے بھیانک نکل سکتے ہیں۔ 150 سال پہلے جب انگریزوں نے اپنے فائدے کے لیے اونٹوں کو ایک ایسے براعظم پر بسایا جہاں ان کا کوئی قدرتی ٹھکانہ نہیں تھا، تو انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن ان کی آنے والی نسلوں کو انہی اونٹوں کے خلاف جنگ لڑنی پڑے گی۔ اس وقت کا ایک چھوٹا سا فیصلہ آج ایک قومی بحران بن چکا ہے۔ آج بھی آسٹریلیا میں اونٹوں کی تعداد کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر سال آپریشن کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی پیداواری صلاحیت اتنی زیادہ ہے کہ یہ جنگ ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ یہ صورتحال دنیا کے باقی ممالک کے لیے بھی ایک مثال ہے کہ کس طرح غیر مقامی جانوروں کو کسی نئے ماحول میں متعارف کروانا پورے ایکو سسٹم کو تباہ کر سکتا ہے۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کے حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے، معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہے تو ہماری اس کوشش کو ایک لائک اور ایک شیئر ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔